नेट भी ऑन रखना पड़ेगा इसमें जी। 40 के लगभग कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत नीचे हो रही है, जो ऊपर करना पड़ेगा ना। ठीक है, अरे सर आपका हाँ अभी मैंने कहा हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो Good afternoon, sir. गुड इवनिंग। हेलो, हाँ बेटा, हमने लास्ट टाइम 3D कंप्लीट किया था। 3D में हमने स्फीयर वगैरह और ये सब चीज़ें की थी। आई होप वेल कि आपने क्वेश्चंस किए होंगे, है ना? क्वेश्चंस किए थे ना सभी बच्चों ने? बेटा मुझे बताओ भी इस बारे में, एक्टिव रहो और मुझे बताओ कि हाँ आप सबने क्वेश्चंस किए थे। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मुझसे पूछो। तो बेटा आज हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लें। क्यों बेटा बताओ, फिर एक दिन हम लोग प्रैक्टिस का ले लेंगे, रिवीजन में सारा चीजें ले लेंगे फिर। हेलो, हाँ बेटा सुन पा रहे हैं आप मुझे सभी? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेना है, बताओ, या कुछ और क्वेश्चंस की नीड है तो मैं और क्वेश्चंस कराऊं? प्रोबेबिलिटी हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, बताओ। New chapter कर लेते हैं सर। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। और प्रोबेबिलिटी बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। मेंस एडवांस कोई भी क्वेश्चन पेपर है तो कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है। अभी भी हमने जो वेक्टर्स 3D ये सब किया है, इससे भी कंफर्म क्वेश्चन आपको वहाँ मिलता है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी के बारे में 2 पार्ट्स हैं अपने पास एक तरह से। एक तो 11th में आपने स्कूल में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, और 12th में है, मतलब एनसीईआरटी में देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी 2 पार्ट्स में दी हुई है। जो सिंपल प्रोबेबिलिटी है वो 11th वाले पार्ट में दी हुई है, और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ साथ बेस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल वगैरह या डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ते हैं,
वो सब हमारा सेकेंड ईयर में है, 12th में है मेरा मतलब है। तो हम लोग एक साथ ही सारा कुछ पढ़ेंगे अभी, 11th वाला पार्ट भी जिसमें कि सिंपल प्रोबेबिलिटी है और 12th वाला पार्ट भी, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें, क्योंकि एक तरह से आप समझते हैं प्रोबेबिलिटी को 9th से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो लगभग ये बात सबको पता ही है कि भाई प्रोबेबिलिटी जो होती है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स पर बेस्ड है। और यदि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स की हम लोग बात करें तो फिर वो दूसरी बात ये आ जाती है कि भाई काउंटिंग प्रोसेस भी हमें चाहिए होता है। तो मान लो मैं ये कहने लगूँ आपसे कि भाई हमें एक वर्ड दिल्ली दिया हुआ है और DELHI, अब मान लीजिए मैंने एक लेटर चूज किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवल। तो आप समझते हैं अच्छे से, ये तो बहुत सिंपल वाली प्रोबेबिलिटी हो गई कि अब हमें एक तो फेवरेबल आउटकम काउंट करने हैं और टोटल आउटकम भी काउंट करने हैं। तो आप किसकी हेल्प लोगे? पी एंड सी की हेल्प लोगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों ट्विन चैप्टर हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, उसको प्रोसीड करने के लिए हमें पी एंड सी को भी अच्छे से वो आना चाहिए हमें जो बेसिक थिंग्स है उसकी काउंटिंग प्रोसेस, मेरा मतलब ये रहेगा कि वो हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो हम लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटी में एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं ये मानते हुए कि चलिए जो भी 11th में आपने पढ़ा है हो सकता है वो बहुत ज़्यादा याद ना हो, और या 10th में है, इसलिए हम लोग एकदम बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए। तो सबसे पहला बेटा हम लोग टर्म इसमें पढ़ते हैं वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट आप ये समझिए, एज द नेम सजेस्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि भाई हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको देख कर नहीं कर रहे हैं, है ना। देख कर नहीं कर रहे, जैसे मान लो मुझे एक कॉइन को टॉस करना है, तो मैंने ऐसे करके रखा हुआ है कॉइन, और चलो ठीक है वो मुझे दिख रहा होगा कि यार ऊपर फिलहाल क्या है या नीचे क्या है, लेकिन हम ये नहीं है कि भाई हम उसको बना के और ऐसे करके रख रहे हैं, बस हम तो उसे टॉस कर रहे हैं, अब वो कुछ भी आए। या एक डाई है, हम लोग जब उसको रोल कराते हैं, थ्रो करते हैं, तो हम ऐसे ही बस थ्रो करा देते हैं। अब उसमें ये नहीं है कि भाई हमने बस देखा क्या 5 लाना है, 5 ऊपर रखा और यूं करके रख दिया, ऐसा नहीं है। या मान लीजिए हमें एक बैग दिया हुआ है, उसमें 2 या 3 टाइप्स के कलर्स की बॉल हैं, और हमने अपना हाथ ऐसे बैग में रखा और एक बॉल निकाल दिया। अब एक तो ये हो सकता है कि हम देख कर निकाल रहे हैं, एक बिना देखे निकाल रहे हैं। तो अ, जो हम बिना देखे काम कर रहे हैं, मतलब हमें ये तो पता है कि जो कलर्स हैं उनमें से कोई आएगा, लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा आएगा। तो उस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा सा चलो लिखवाता हूँ इस बारे में, तो ये क्या होगा कि एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड random experiment if its total outcome are known in advance but not the exact when we perform the experiment। ठीक है बेटा। भाई हम लोग एक कॉइन को जब टॉस करते हैं तो ये तो पता है कि हेड या टेल में से कुछ आएगा, लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्टली कि भाई हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसमें लिख लेना साथ में कि भाई जैसे टॉसिंग अ कॉइन, या
रोलिंग अ डाई। तो जब हम लोग किसी डाई को रोल करते हैं या कॉइन को टॉस करते हैं, यही मोस्टली कॉमन से एग्जांपल है जो जल्दी, क्योंकि बहुत दिन से आप पढ़ रहे होंगे, 9th क्लास से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर इसी के नेक्स्ट कनेक्शन में यदि हम देखें तो एक आपने टर्म पढ़ा होगा, सैंपल स्पेस। क्योंकि आप 12th अपेयरिंग बच्चे हैं तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा डेफिनेशन से मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जब बेसिक से कर रहे हैं तो फिर सारा ही करेंगे बेटा। इसमें हम लोग कह सकते हैं सेट ऑफ all possible outcomes of a random experiment is called sample space। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं चल रही है आपके लिए जो कि आपने ना पढ़ी हो और आपको आती ना हो, ये सब कुछ आता है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, यूजुअली डिनोटेड बाय, आप इसे एस से लिखते हो, ठीक है ना। जैसे आप आइडेंटिफाई करो, आपने एक एस लिखा जिसमें एच एच, एच टी, टी एच या टी टी आप लिख रहे हो, तो आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि ये क्या है। ये जब हम लोग एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या फिर 2 कॉइन को 1 बार टॉस करें तो उसके ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसलिए तो बेटा इसमें ना आप याद रखिए, ये 2 पावर नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ टाइम्स number of times by a coin, I mean by a coin which is tossed by number of times। तो यहाँ भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोनों बातें एक ही हैं। मान लो मैं आपसे कहूँ कि 4 coins are tossed at a time या फिर a coin is tossed by 4 times, तो always we get 2 power 4 outcomes of this, I mean 16 outcomes। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सैंपल स्पेस है। ऐसे बेटा डाइस का है, यदि 1 डाई है तो 6 पावर 1 है, क्योंकि 6 फेस होते हैं उसके, और यदि वो 2 टाइम्स है तो 6 स्क्वायर, 3 टाइम्स है तो 6 क्यूब। मतलब ऐसे ही कोई भी यूनिफॉर्म स्पेस है, यदि किसी के 10 आउटकम्स हैं, यूनिफॉर्म है वो, तो उसमें नंबर ऑफ टाइम्स या फिर नंबर ऑफ द थिंग वही 2 पावर, आई मीन वो जो 10 की पावर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्विच कर लेंगे, क्योंकि अब हम 12th के लेवल पर जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये नहीं है कि भी हमें सारे लिखने हैं। जनरली हम जो क्वेश्चंस हैं उसमें बस एन ऑफ एस लिखा करेंगे। जैसे मान लो फिलहाल यहाँ देखा जाए तो यहाँ एन ऑफ एस कितना है बेटा आपका 4। एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, तो 4 है इस तरह से। ठीक है, तो क्लियर है बेटा दोनों चीजें बेसिक लेवल पर कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। डन, बोलो बेटा। सभी क्लास में क्लियर है ना? यस सर, हो गई। ठीक है बेटा, बता देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे इसमें बेटा सीट, नेक्स्ट सीट पर जा रहे हैं, इवेंट्स। इवेंट्स में सिंपल बात है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। मतलब मैं आपको थोड़ा ब्रीफली इस तरह से बताते चलूंगा कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, डिनोटेड बाय, यूजुअली डिनोटेड बाय ई, ए और एक्स, किसी से भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अब इसमें भी कई टाइप के इवेंट्स होते हैं। एक तो ये कि भाई सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सेट, वह 2 टाइप है। एक तो होता है सिंपल इवेंट हैविंग 1 एलिमेंट, कंपाउंड इवेंट हैविंग
मोर देन वन एलिमेंट, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा प्रॉपर्टी बेस्ड भी है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्या है, जैसे आपका इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जो पॉसिबल ही ना हो। आई मीन देर इज नो एलिमेंट इन दिस इवेंट सेट। फिर हम एक डाई रोल करें, एक फेयर डाई रोल करें और कहें कि 7 के लिए इवेंट सेट बताइए, तो आप कहोगे भाई 7 तो आएगा ही नहीं, फेयर है, 6 रहेगा। जब तक हम फेयर वर्ड नहीं लगाते 7 की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि फेयर डाई कहने पर ही हम एक कॉमन डाई की तरफ अप्रोच करते हैं जिसपे 1 से लेकर 6 है। उसके बाद एक होती है श्योर इवेंट, वो भी प्रॉपर्टी बेस्ड हम लोग समझ सकते हैं। श्योर इवेंट का मतलब है बेटा कि हम आपसे कहें कि एक हमने कॉइन टॉस किया और वो हेड या टेल आए, इसके लिए इवेंट सेट स्ट्रक्चर करो, तो वो तो होगा ही भाई, कोई तीसरी चीज तो आएगी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यदि मैं आपसे डाई रोल करके कहूँ कि भाई 1 से लेकर 6 कुछ आए, तो वो भी एक श्योर इवेंट होगी। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप याद रखिए 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होती है। सिंपल इवेंट 1/n होती है और कंपाउंड इवेंट की आपको लानी पड़ेगी। तो ये तो होते हैं इवेंट्स के थोड़ा प्रॉपर्टी बेस्ड और इस तरह के टाइप्स। इसके बाद यदि हमारे पास मोर देन वन इवेंट सेट एसोसिएटेड है एक सैंपल स्पेस से, तो उसमें कुछ कुछ टाइप्स हमारे पास इस तरह से आते हैं बेटा। जैसे मान लो सबसे पहला उसमें इंपॉर्टेंट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, देखो एज द नेम सजेस्ट, इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब जिसमें इवेंट्स की परफॉर्मेंस जो होती है वो इक्वल इक्वल उनकी पॉसिबिलिटीज है। जैसे मान लीजिए हम जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल के आने की प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं 1/2 1/2, तो इक्वली लाइकली इवेंट शो करता है। मतलब कुल मिला के जब टोटल प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ थिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो उसको हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। मान लीजिए n आउटकम्स थे और टोटल हमने भी सबकी प्रोबेबिलिटी लाए अलग अलग, तो 1/n आती है, तो उसको इक्वली लाइकली कहते हैं। अगर मैं वर्डिंग्स में कहूँ तो ये कहूँगा कि a set of events is said to be set of equally likely events if each has equal probability। हाँ, जैसे मान लो एक इंटरव्यू में 2 लोग गए और 2 लोग अपीयर हो रहे हैं और उनके जो सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली नहीं होगी, है ना। हो सकता है किसी का कैलिबर ज़्यादा हो तो उसको सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या हम लोग कहें कि भाई अ नंबर ऑफ पीपल आर रनिंग इन अ रेस, तो क्या उनकी क्या वो इक्वली लाइकली हैं अपने अपने आप में, नहीं, है ना। जिसकी जैसी स्ट्रेंथ है उसकी चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स में एक कंफर्म सेट, मान लीजिए हम आपसे कहें एक बैग है और उसमें 5 ब्लैक बॉल है, 5 वाइट बॉल है, तो एक ब्लैक बॉल का आना और एक वाइट बॉल का आना वो कैसे सेट है, वो है इक्वल लाइकली। आप जब व्हाइट बॉल के लिए कहोगे तो भी 5/10 और ब्लैक के लिए कहोगे तो भी 5/10, है ना। तो इस तरह से इक्वल लाइकली इवेंट्स हमें समझने होंगे। मैं भी यहाँ पर एग्जांपल कह देता हूँ आपसे, वही टॉसिंग अ कॉइन, तो appearance of tail and head is equally likely। ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा बेटा जो हमें वर्डिंग समझने होंगे वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो देखो नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा हमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या फंडा होता है, और ये 11 से हम लोग उठा रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स से बेटा जैसे मतलब मैथमेटिकली यदि मैं शो करूं तो ये कहूंगा कि लेट A and B be two event set then
they are mutually exclusive if A intersection B is equals to 5. वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे यदि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। यही ये वर्डिंग शो कर रहा है, मतलब वो एक्सक्लूसिव है। दैट मीन्स यदि मैं वर्डिंग्स में और कहूँ आगे तो ये कहूँगा कि आई मीन मतलब हैपनिंग ऑफ वन या अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रीक्लूड्स द नॉन अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। ना, एक इवेंट यदि अकर हो जाती है और हमें इंफॉर्मेशन मिली कि भाई ये इवेंट अकर हो गई, तो उसमें साथ में ये भी इंफॉर्मेशन ऐड होती है कि भाई दूसरी अकर नहीं हुई। वही जैसे मैं अभी बात कह रहा था आपसे कि भाई 2 पर्सन्स हैं, वो एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए हुए हैं। आपने कहा 2 पर्सन है एक्स और वाई नाम के, आपने एक इंफॉर्मेशन दी कि एक्स इज सेलेक्टेड, लेकिन साथ में ये भी जुड़ा हुआ है कि वाई इज रिजेक्टेड, है ना। तो इस तरह की चीजें हैं, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। तो ये वर्डिंग्स आप जरूर याद रखिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अक्रेंस ऑफ वन इवेंट प्रीक्लूड्स द नॉन अक्रेंस ऑफ अदर इवेंट, है ना। एक का अक्रेंस ये जरूर मैसेज देता है कि दूसरा नहीं हुआ है। तो वो तो हो गया वर्डिंग्स में, और ये हम लोग मैथमेटिकली समझ सकते हैं। तो अब मान लो मैंने एक डाई रोल किया और कहूँ आपसे कि भाई अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, एक सेट तो ये है, और अकरेंस ऑफ एन ऑड नंबर एक सेट दूसरा है। तो आप समझ गए होंगे भाई कि जो अकरेंस ऑफ इवन नंबर है और ऑड नंबर है उनमें कुछ भी कॉमन तो आएगा नहीं, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ऐसे सेट्स को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काफी काम आएगा। इनको हम लोग और भी ब्रॉडली पढ़ेंगे। थर्ड है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बाकी तो हम इसमें भी बाद में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेटा क्या हो सकते हैं, भी नाम से पता चल रहा है। इंडिपेंडेंट इवेंट इस बार ये होते हैं, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। देखा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं। कई बार ऑथर बेटा, बहुत से ऑथर इसको सिर्फ ऐसे भी लिख देते हैं, पी ए बी इज इक्वल्स टू पी ए। मतलब हम लोग जरूरी नहीं है कि इस इंटरसेक्शन के सिंबल को यूज करें, ऐसे भी कई बार ऑथर लिख देते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि हम एक सीक्वेंस में हमारे पास इवेंट्स अकर हो रही हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब हर बारी हम लोग नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर यूं कहिए कि जो हम लोग कमिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं वो प्रीवियस पर डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट इवेंट। दूसरा, ये एनसीईआरटी में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बोर्ड के लेवल पर भी इसके जो प्रूविंग के क्वेश्चन है वो मैं आपको भी कराऊंगा, वो मिल सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है जो हमने यहाँ लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है कि P of A intersection B is equals to PA into PB, या PAB is equals to PA into PB. So A and B are two events. They are said to be independent events if occurrence of one, the occurrence of A does not affect the occurrence or non-occurrence of B. या वापस बोलिए, occurrence or non-occurrence of B does not affect the occurrence or non-occurrence of A. इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। और मैथमेटिकली P of A intersection B PA into PB के बराबर। अभी हम लोग इसको समझते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन सा रहता है लगभग, तो मैं इसको समझाता हूँ आपको। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बेटा क्या होते हैं वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसे आपने परफॉर्म किया है, और आपने उसके इवेंट्स को एक सेट में या एक ऑर्डर में आपने लिख दिया। तो अंडर कंसीडरेशन बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आपने लिखे हुए हैं, तो दे आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स इफ
one of them event set occurs every time when experiment is performed. मैं फिर से बोलना चाहूंगा इस बात को कि let we collect the event set related with an experiment, then this set of events is said to be exhaustive set of events if one of the event occur when experiment is performed, when always this experiment is performed. मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। यदि मैं आपको अलग के वर्डिंग्स में कहूँ, ये कहूंगा कि एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। भाई मान लीजिए हम एक डाई से रिलेटेड एग्जॉस्टिव सेट की बात करते हैं, तो मैंने मान लीजिए एक सेट लिखा E1 इज इक्वल्स टू 1 5 6, E2 लिखा 2 4, इस तरह से E3 लिखा है 3 5 और ऐसे करके लिख लिया, ठीक है ना। और भी मैं एक तो लिख लेता हूँ या एक और लिख लेता हूँ E4 1 and 6 ऐसे करके। तो अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई क्या ये एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स है, तो आप इसे वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। भाई इन केस व्हेन अ डाई इज रोल्ड तो उसमें 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, पेयर डाई की बात करना है। तो जब मैं यहाँ एक वेन डायग्राम बनाऊंगा जिसे हम यू के नाम से लिख सकते हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है। तो आप देखो जैसे 1 5 6 है, थोड़ा मैंने अलाइनमेंट में नहीं लिखे, एक मिनट में इसको थोड़ा साइलेंट में। जैसे मान लीजिए मैं 1 और 5 6 और 2 4, चलो 3 बना लेते हैं और 1 6 भी चलो चाहिएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब जैसे ये सेट हमारा हो गया, उसके बाद 3 5 का हो गया, 2 4 का हो गया, मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, 1 6 भी हो गया। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, कोई कॉर्नर ऐसा नहीं बचेगा इस पूरे वेन डायग्राम का जो इन्होंने ना कवर कर लिया हो। तो आप जब रिजल्ट कहेंगे भाई 4 अकर्स, तो आप E2 में आ रहे हैं, या कोई ऑड नंबर अकर्स, तो ऑड नंबर में यहाँ पर हम लोग 3 और 5 में आ जाएंगे, 1 भी होगा तो वो हम लोग इन दोनों में से ऑपरेट करेंगे। मतलब कुल मिला के ये है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे, इनमें से कुछ ना कुछ आए, तो इनको हम लोग एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स कहते हैं। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक भी होता है कि जिनको आप एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स कह रहे हैं, उनमें जो इनका यूनियन में लिखता हूँ E1 E2 E3 यूनियन E4, ये सब S के बराबर, S मीनिंग सैंपल स्पेस के बराबर। इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जिनको हम लोग सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स कह रहे हैं, उनका यूनियन ऑलवेज कंसर्निंग सैंपल स्पेस के इक्वल। ये आप अच्छे से समझ लें, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आपको सैंपल स्पेस, इवेंट्स, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये सबके बारे में क्लियर है। अच्छा, इंडिपेंडेंट का कोई एग्जांपल दे दीजिए। इंडिपेंडेंट का एग्जांपल ना, यस सर। देखो बेटा, जैसे इंडिपेंडेंट में मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक डाई लिया, और या एक, चलो कॉइन ले लेते हैं, एक कॉइन लिया और उस कॉइन को हमने 2 टाइम टॉस किया, और मैंने आपको एक टास्क दिया या एक रिजल्ट मैंने आपको बोला कि भाई लेट
both times we got tail. तो अब आप क्या करोगे, मैं एक नेक्स्ट सीट ले लेता हूँ। ऐसे हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें एक कॉइन हम लोग ले रहे हैं और उस कॉइन को हमने 2 टाइम वहां पर टॉस किया और मैंने बोला कि भाई हमें दोनों ही बारी टेल टेल चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि कॉइन के अंदर जब हम लोग टॉस करते हैं तो टेल आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा? टेल आने के लिए 1/2 होगा, चाहे हम कितनी बार करें, एवरी टाइम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी उसकी 1/2। फिर हम बात करते हैं पीटीटी। अब पीटीटी की यदि हम बात करें तो कैसे करेंगे? पीटीटी का मतलब हो जाएगा 1/4 में समझते हैं, है ना बेटा? जब आप इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, जो मैंने पीछे भी बनाया था, अब आप देखिए वेरीफाई करके कि पीटीटी और उधर पीटी इनटू पीटी, if we are getting same, yes, this is 1/4 and this is also 1/4। तो ये जो मैंने अभी पूरा डिस्क्रिप्शन दिया आपको, ये सब किसके लिए था? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट, ओके। हाँ, बिल्कुल एकदम सिंपल टास्क है मैंने अभी यहाँ पर, तो इस तरह से हम बेसिक लेवल पर समझ सकते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। इसमें बेटा 2-3 रिजल्ट आप अच्छे से लिख लें कि if A and B be the independent events, then number 8, A and B dash, A dash and B, and third, A dash and B dash would also be independent events, ठीक है बेटा? ये हमें सर्टेनली तैयार होना चाहिए। कैसे होता है मैं एक मिनट लेकर बताता हूँ आपको। जैसे ए और बी हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ऑलरेडी गिवन क्या हो गया मेरे पास? गिवन हो गया कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू PA इनटू PB। ये तो हमारे पास गिवन हो गया। अब मान लो मेरे को ये फर्स्ट वाला ही लेना है। अब in order to show that A and B dash are independent event, we have to prove that A intersection B dash should be equals to P of A into P of B dash, है ना? अगर जो हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो मान लीजिए मैंने LHS लिया, तो P of A dash, I mean A intersection B dash, बेटा हम फटाफट वेन डायग्राम स्विच करते हैं। वैसे ये हमें आना ही चाहिए अच्छे से सेट्स के थ्रू। मैं अभी सेट टाइप कुछ बताऊंगा अभी। A इंटरसेक्शन B डैश, ये मान लीजिए A है, ये B है, तो ये पार्ट होना चाहिए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जिसकी हम बात कर रहे हैं। A डैश B, A इंटरसेक्शन B डैश, क्योंकि B डैश का मतलब है B को छोड़ के जब बाकी सब कुछ और A के साथ इंटरसेक्शन, तो ये तो पार्ट हुआ बेटा। और कंफ्यूजन को आप बता सकते हैं मुझे, ये पार्ट अपने आप में। तो अब मैं इसको क्या भी लिख सकता हूँ बेटा? इसको लिख सकता हूँ कि ये तो भाई PA और PA में से कौन सा पार्ट सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? PA इंटरसेक्शन B। तो ये फॉर्मूला आपको ऑलवेज क्विक होना चाहिए। यदि आप A इंटरसेक्शन B डैश की बात करते हैं तो आप PA में से PA इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यदि PA डैश इंटरसेक्शन B डैश की बात करते हैं तो आप PB से PA इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या करें? यहाँ PA है माइनस, ये हम ऑलरेडी गिवन है बेटा, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? PA इंटू PB, और यदि मैं PA यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो आप बताओ मुझे 1 माइनस PB हो जाएगा। और यदि हम ध्यान से देखें इसको तो PA इंटू और PB डैश आ जाएगा, है ना? ये आपके लिए तो नई बात है, ये तो 10 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि 1 माइनस PB का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की अकरेंस हो जाती है। तो हम कहाँ से चले? PA इंटरसेक्शन B डैश, और हमारा प्रूविंग में क्या आ गया? PA into PB डैश। That's why we can say confirmly A and B dash would also be independent events when we are already given A and B are independent events। तो ये समझ में आ जाता है बेटा? यस सर। ठीक है, एक मैं थर्ड रो करके दिखा देता हूँ। सेकंड तो उसी पर है, आप इसे पढ़ लीजिए, तो मैं सेकंड थर्ड पर जाता हूँ।
ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव एग्जाम में। मैं बेटा स्विच कर रहा हूँ नेक्स्ट पर, है ना। देखो ओके सर। हम बात कर रहे थे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की, तो इसको हम लोग कैसे करें। ये बेटा डिमॉर्गन लॉ पढ़ते हैं हम लोग, इसको ए यूनियन बी का होल डैश कहा जा सकता है। ये 4 रूल होते हैं। ए यूनियन बी डैश is equals to a dash intersection b dash, a intersection b dash is equals to a dash union b dash, a minus b union c। ये बताओ क्या होता है। चलो अभी फिलहाल 2 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इनको हम लोग बाद में कर लेंगे। जो अभी नीडफुल है उसी की बात कर लेते हैं, बस उसमें साइन बदल जाता है। जैसे मान लो वहाँ यूनियन सब्जेक्ट में आ रहा था तो इंटरसेक्शन में हो जाता है, कोई नहीं। ये 2 रूल फिलहाल अंडर कंसिडरेशन हमारे पास है। तो बेटा पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी कर सकते हैं, अभी जो प्रीवियस हमने किया था। उसके बाद में क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का जो होता है भाई, आप ये अलग से याद रखिए बल्कि कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू 1। मतलब मैं इसे पॉसिबिलिटी से जोड़ सकता हूँ। जैसे मान लो हमने कहा किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी 60% है, तो आप तुरंत समझ गए कि उसके ना होने की पॉसिबिलिटी 40% है, क्योंकि परसेंटेज तो 100 ही होती है। ऐसे ही बेटा प्रोबेबिलिटी है। यदि अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी पी ए है तो नॉन अकरेंस की 1 माइनस पी ए होगी। अब उस 1 माइनस पी ए को ही हम पी ए डैश बोल देते हैं ऐसे। तो अब बेटा ये जो पी ऑफ ए यूनियन बी है, इसको यदि हम देखें आगे तो ये क्या हो जाएगा, पी ए पी बी, ये 11th में हमने पढ़ा हुआ है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके हम समझ सकते हैं। अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी माइनस माइनस प्लस। बेटा ये हम ऑलरेडी गिवन है, ये पी ए इंटू पी बी हो जाता है। तो अब हम लोग क्लबिंग कर सकते हैं कैसे करके, जैसे 1 माइनस पी ए को तो आप एक ब्रैकेट में रख लीजिए, 1 कॉमन लेके, यहाँ माइनस पी बी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 माइनस पी ए आ जाएगा। तो फाइनली 1 माइनस यस 1 माइनस पी ए हम लोग यहाँ ले सकते हैं, और यहाँ 1 माइनस पी बी हो गया। तो आप समझिए भाई ये तो पी ए डैश बन गया और ये पी बी डैश बन गया। यही हम चाहते थे लेना, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये प्रूव हो गया। इसका मतलब यदि ए और बी हमें इंडिपेंडेंट दे दिए जाए तो ए और बी के डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स को शो करेंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से आप लोग इसे याद रखिए। यस तो ये रिजल्ट अच्छे हैं और पूछे जा सकता है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स को लेकर अब हमारा फॉर्मूला तो क्लियर है बेटा। 3 भी इवेंट्स हो सकती हैं, मतलब मैं यहाँ पर नोटेबल लिख देता हूँ कि इफ ए बी एंड सी बी 3 independent events, then ये रिजल्ट उसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी और इंटू पी सी। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। 4 होंगे तो 4 पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये आगे। अच्छा कई बार बेटा ऐसा होता है कि जैसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको कि मान लो उन्होंने 3 इवेंट दे दिए, फिर वो कहेंगे कि प्रूव दैट दीज 3 इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स बट दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। तो अब इसका हमें स्टेटमेंट का मीनिंग अच्छे से समझना चाहिए। दे आर सेइंग दैट दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होगा कि हम ए और बी और सी और ए के पेयर इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। मान लो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो होगा पी ए इंटू पी बी।
और फिर फर्दर पी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू पी बी इंटू पी सी एंड पी ए इंटरसेक्शन सी is equals to PA into PC, but PA intersection B intersection C, PA not equals to I mean PA into PB ऐसा हो सकता है किसी केस में ऐसे करके, तो हम लोग क्या कहेंगे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, but not independent of. ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें बात समझनी होगी रिजल्ट्स को लेकर। एग्जाम्पल इस पर बनाया नहीं जा सकता एकदम फ्रेश, ये देखकर देखना पड़ेगा, तो क्योंकि फैब्रिकेट करना पड़ता है, अचानक से नहीं बना पाते, लेकिन रिजल्ट आप जरूर याद रखिए और उनकी वर्डिंग से याद रखिए कि भाई यदि मान लो मैं 3 सेट्स को इवेंट सेट के लिए, इंडिपेंडेंट सेट्स के लिए कहता हूँ या इवेंट्स के लिए, तो यही रिजल्ट फॉलो होना चाहिए। ये नहीं कि हम इसके बेसिस पे तीनों को इंडिपेंडेंट कर देंगे, इसको नाम देंगे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं बोला जाएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, तो रिजल्ट्स और सेट थ्योरेटिक का अप्रोच आप क्लियर कीजिए। अब हम लोग बेटा सिंपल प्रोबेबिलिटी पर थोड़ा सा जाएंगे नेक्स्ट सीट पर। एक आपको मैं टर्म इससे पहले बताना चाहूंगा, odds in favor of an event, और एक होता है odds against। odds against of an event। देखो odds in favor को मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने अभी भी एक एग्जांपल की बात करी थी आपसे कि कोई काम है जो 60% हो सकता है कि हमें जो चांसेस लग रहे हैं वो 60% होने के लग रहे हैं, तो ना होने के 40 तो हो ही गए, ये बात तो हमारी क्लियर होगी। अब फेवर में कितने हैं और अनफेवरेबल कितने चांसेस हैं, तो फेवरेबल चांसेस इज टू अनफेवरेबल चांसेस, इसको कहते हैं ऑड्स इन फेवर। मतलब फेवर में अनफेवरेबल के अगेंस्ट कितने हैं वो होता है ऑड्स इन फेवर। इसका मतलब यदि मैं आपसे कहूँ कि नहीं परसेंटेज मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे ऑड्स इन फेवर बताओ इसके, तो वो होगा 60/40। 60 क्या था कि भाई ये फेवर में है, हो सकता है, और 40 क्या था, नहीं हो सकता है। ये तो होता है ऑड्स इन फेवर। तो आप इसको ना एकदम प्रैक्टिकली लिंक कीजिए कि फेवर में कितना है अनफेवरेबल के अगेंस्ट, और दूसरा आप अब तो खुद ही समझ गए होंगे कि ऑड्स अगेंस्ट ऑफ इवेंट मतलब है अनफेवरेबल कितना है फेवरेबल के अगेंस्ट। इसका मतलब मैं यदि 60/40 वाले केस में आपसे पूछूंगा ऑड्स इन फेवर बताओ कितना है, तो आप कहोगे 60/40 है, और फिर मैं आपसे दूसरे मोमेंट पूछूं कि ऑड्स अगेंस्ट भी बता दो जरा इसका, तो 40/60 है। क्लियर है ना? तो ऑड्स इन फेवर को आप समझिए अच्छे से। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ बेटा, यहाँ हम लोग समझ रहे हैं इसको। नो सर। If a task can be performed in m plus n ways and m be the number of ways in which required action is performed, then odds in favor of this action is said to be। तो फेवर में कितने थे बेटा m, और फिर अनफेवरेबल कितने रह गए n रह गए, और
Similarly, in above case, odds against of this action is, अब आप बता रहे हैं मुझे n अपॉन m, ठीक है बेटा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये हो गया odds against of this action और ये हो गया odds in favor this action, यही बनता है। तो odds in favor ये हमें क्लियर करना है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे आपसे कहा जाए कि भाई एक वर्ड है अरेंज, तो अरेंज एक वर्ड है और लेट अ कॉन्सोनेंट is to be chosen. Find odds in favor of this action. अब आप ये देखो कि जब बेटा हम लोग इसमें से एक लेटर चूज करेंगे, डिस्टिंक्ट लेटर चूज करेंगे, तो यहाँ टोटल कितने ऑप्शन आएंगे मेरे पास? यदि मैं m प्लस n के वे में ही, क्योंकि इसी सीट पे हम काम कर रहे हैं, तो m प्लस n लाना चाहेंगे पहले। मेरे पास डिस्टिंक्टनेस क्या क्या है? जैसे दो a एक जगह लिख दिए मैंने, फिर r है, फिर n है, फिर g है, फिर e है, तो डिस्टिंक्ट लेटर तो मेरे पास 5 है। अब मैं 5 लेटर चूज कर सकता हूँ, तो 5 लेटर कितने वेज में चूज कर सकता हूँ? 5 वेज में। मुझे वो अरेंज वो नहीं करना है, मतलब उनसे कोई नया वर्ड नहीं बनाना है, तो 5 वेज तो हो गई है। अच्छा, फिर जो मेरे लिए फेवरेबल है वो क्या है कि हम लोग एक कॉन्सोनेंट चूज करना चाहते थे। तो कॉन्सोनेंट चूज करने का मतलब क्या हो गया कि हम 3 वेज में कॉन्सोनेंट चूज कर सकते हैं, जिसको हम m कह रहे हैं। मतलब मैं इस सीट पर कर रहा हूँ और इसलिए मैंने ये ऊपर के रेफरेंस लिए हुए, तो वो 3 हो गया। तो ऑड्स इन फेवर कितना कहेंगे आप यहाँ पर? बता दो। 3/2। बताओ बेटा, ऑड्स इन फेवर 3/2 होगा ना? सर M3 कैसे हुआ था, एक बार और बता दीजिए। देखो बेटा, हमारे लिए फेवरेबल वर्क क्या है कि हम कॉन्सोनेंट चूज करना चाहते हैं, और यहाँ कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? R, N और G। तो ये फेवरेबल वर्क है हमारे लिए, इसको हम लोग चूज करना चाहते हैं। M मैंने यहाँ पर जो M लिखा था वो क्या लिखा था? M be the number of ways in which required action is performed। तो यहाँ रिक्वायर्ड एक्शन हमारे लिए कॉन्सोनेंट को चूज करना है, तो इसलिए M3 दिया बेटा यहाँ पर, और N जो यहाँ पर रहेगा वो 2 रह जाएगा, क्योंकि टोटल जो था वो 5। yes. तो ऑड्स इन फेवर ये है बेटा। ऑड्स अगेंस्ट बताओगे आप इसके? रेसिप्रोकल हो जाएगा। बिल्कुल, ऑड्स अगेंस्ट ऑफ इवेंट वो हो जाएगा बेटा 2/3। तो ऑड्स इन फेवर की नॉलेज हमें क्लियर होनी चाहिए। ऑड्स अगेंस्ट, कई बार ये लोग ना प्रोबेबिलिटी ना देके ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट दे देते हैं, तो वो हमें समझ में आना चाहिए। और इसका प्रोबेबिलिटी पर हम लोग स्विच कर जाएंगे फिर इसके बाद में ऑड्स इन फेवर की नॉलेज होने के बाद में। जैसे हम लोग नेक्स्ट सीट पर मूव कर रहे हैं, जैसे बेटा अब हम लोग क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें जो इन प्रीवियस पेज हमारे पास जो था कि टोटल एक्शन को हम लोग कितने वेज में परफॉर्म कर सकते थे, m + n, और जो रिक्वायर्ड एक्शन था वो m वेज में था। तो जब हम ऑड्स इन फेवर की बात कर रहे थे तो हम रेशियो लेते थे फेवरेबल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल।
लेकिन जब हम लोग फेवरेबल को टोटल के अगेंस्ट रेशो लेते हैं तो वही प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। तो हम लोग यदि क्लासिकल का मतलब है मैथमेटिकल डेफिनेशन से है, बाकी तो प्रोबेबिलिटी का मतलब यदि हम लोग कहें कि नहीं इंटरप्रिटेशनली वे में बताइए तो वो पॉसिबिलिटी से है कि भाई हम लोग जब कोई काम करते हैं तो हमारे सामने जो ऑप्शन होते हैं वो 0 से 100% तक होते हैं। आप जरा ये जो 0 से 100% है इसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो वो 0 से 1 हो जाता है, 100% को 1 कहा जाता है। अब इसी के बहुत सारे फ्रैक्शन हो सकते हैं, किसी की पॉसिबिलिटी 51% हो सकती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.51 है ना, वो और भी पॉइंट्स में आगे जा सकती है तो उतना ही, मतलब हर एक परसेंटेज के लिए देयर इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन। यूँ समझो कि बस प्रोबेबिलिटी को पॉसिबिलिटी से ही बनाया गया है। अब बस मैथमेटिकली हम लोग क्या करें कि वी लेट अ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड in m ways, sorry, m plus n ways, and required action can be performed in m ways. Then probability of this action to be happen is, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर कि भाई जितने वेज में हो सकता है वो तो ऊपर रहना ही रहना है। नीचे पहले होता था अनफेवरेबल, लेकिन इस बार क्या होगा ऐसे करके, तो इसको हम लोग स्मॉल पी से दिखाते हैं। और हम लोग सिमिलर इसी पेज पर ये भी लिखना चाहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दिस एक्शन, वो ऑड्स अगेंस्ट में चली जाएगी बेटा। अब जैसे ऑड्स अगेंस्ट में तो एन ऊपर रहना ही रहना है, लेकिन पहले हम लोग ऑड अगेंस्ट को फेवरेबल के अगेंस्ट देखते थे, लेकिन अब हम टोटल के अगेंस्ट देखेंगे। इसको हम लोग क्यू से दिखाएंगे। तो P प्लस क्यू हम लोग आगे के लिए याद रखेंगे 1 है और दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये अपीयरिंग के लिए और ये नॉट हैपनिंग या नॉन अकरेंस के लिए कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल अप्रोच दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना सिंपल सा है, लेकिन ये बहुत वास्ट है, आप समझते हैं इस बात की, क्योंकि तो इसमें सब कुछ समा सकता है। हम चाहे फिजिक्स में इसका यूज़ करें, चाहे केमिस्ट्री में इसका यूज़ करें, क्योंकि सभी जगह पर संभावनाएं पॉसिबिलिटीज जुड़ी हुई होती हैं। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स से बाहर बहुत यूज होता है। मतलब बाहर क्या, कोई सा भी आप स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए, बल्कि प्रोबेबिलिटी बेटा हायर लेवल पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो हायर लेवल पे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से ही मर्ज कर जाती है उसमें। जैसे आपने सुना भी हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कोलकाता, और भी उनकी ब्रांचेज अब तो बन गई हैं, पहले तो अकेला सोल इंस्टीट्यूट था, वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूट है। और वहाँ बी स्टेट्स, एम स्टेट्स, ये भी डिग्रियाँ दी जाती हैं, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ना, मास्टर ऑफ। तो सही मायनों में यदि आप देखें, सर्च करें देखें तो बी स्टेट्स में एडमिशन पाना आईआईटी से भी डिफिकल्ट है कई मायनों में। उनके जो पेपर हैं वो आईआईटी से भी डिफिकल्ट चले जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आगे चल के मर्ज हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज और संभावनाओं को दिखाती है, तो इसलिए तो वो तो कहीं भी मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें, या इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स में भी प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि भाई हमने एक चार्ट बनाया, हमने एक जगह का सर्वे किया और अपने डेटा दिए, और जहाँ भी डेटा का यूज़ होगा वो प्रोबेबिलिटी का यूज़ हो जाएगा, बस आप ये मान लो। अब वो डेटा चाहे साइंटिफिक डेटा हो चाहे वो नॉन साइंटिफिक डेटा हो, तो प्रोबेबिलिटी का अपने आप में कोई लिमिटेशन नहीं है। सबसे बड़ा यदि टॉपिक मैथमेटिक्स के अंदर है तो प्रोबेबिलिटी है। हम तो बहुत थोड़ा सा सीखते हैं इसमें। तो ये बेटा हमें फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू
1। कोई मुश्किल तो नहीं इसमें। अब हम थोड़ा सा सेट थ्योरेटिक अप्रोच लेके और फिर ये जो सिंपल प्रॉपर्टी है उस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें हमें अपनी कॉम्बिनेटरिक्स, मेरा मतलब है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का भी थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई हमें वो याद है या नहीं। तो हम लोग लिखेंगे सेट थ्योरेटिक अप्रोच। सेट थ्योरेटिक अप्रोच क्या है? जैसे मान लो हम ये फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी, ये सब पढ़ कर आए हैं। अब यहाँ पर क्या है, यदि मैं इसका ओरिजिनेशन समझूं एक बार थोड़ा सा, कि भाई ए और बी दो सेट होते हैं तो उनके यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इस तरह से काउंट हो जाते हैं। पहले आप दोनों को गिन लेते हो, लेकिन जो कॉमन होते हैं वो 2 बार ही गिन जाते हैं, इसलिए हम उसको एक बार ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। जैसे वेन डायग्राम में एक बार आपको बताया कि भाई इस तरह से मान लो है, ये ए है, ये बी है, ये यू है। अब यहाँ x एलिमेंट्स थे, यहाँ y एलिमेंट्स थे, यहाँ z थे। जब मैंने na को ऐड किया तो x प्लस वाई हो गया, nb को ऐड किया तो y प्लस z हो गया। लेकिन मुझे तो x प्लस वाई प्लस z गिनना था ना, तो एक y एक्स्ट्रा हो गया, तो हमने एक y को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारी काउंटिंग एकदम ठीक आ गई इस तरह से। तो ये सिग्निफिकेंस हम लोग समझते हैं, पहले से जानते हैं। तो यही बेटा फिर प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। मान लो मैं इसी फॉर्मूले को प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग कहूँ आपसे, तो ये बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर भी अप्लाई हो जाता है। यदि मैं एन ऑफ एस का डिवीजन कर दूँ तो ये सब जो अपनी अपनी जगह पर हैं ये सब प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें अब प्रोबेबिलिटी जब पढ़ ही रहे हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी के लिए इनका जो वर्ड मीनिंग है वो भी क्लियर होना चाहिए। जैसे ए यूनियन बी का मीनिंग है occurrence of at least one of the event A और B। जब हम at least one of the event की बात करते हैं तो one of the event तो पॉसिबल है ही है, दोनों भी अगर हो सकती है। इसका मतलब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज समाई हुई हैं, या तो अकेले A हुआ हो या B हुआ हो या दोनों भी हुए हो। मतलब आप खुद सोचो कि एक एलिमेंट A यूनियन B में यदि है तो उसकी 3 पॉसिबिलिटी होती है। वो या तो A में रहा होगा या B में रहा होगा या फिर दोनों में रहा होगा। सिर्फ एक ही तरीका है कि वो वहां नहीं होगा, जब वो दोनों में ही ना हो, है कि नहीं बात। इसी तरह से तो इसी तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी को भी कह सकते हैं भाई कि P ऑफ A यूनियन B का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट A और B। तो अब इसमें A भी आ गया, B भी आ गया और A यूनियन A और B दोनों का अकरेंस भी आ गया। अब लेकिन मान लो एग्जामिनर ने मुझे कुछ ऐसे करके सेट दे दिया कि P occurrence of exactly one of the event। अब यदि ये दे दिया तो काफी हद तक समझ में आ रहा कि हमें सिर्फ वो अकरेंस चाहिए जो या तो A अकर हो या फिर B अकर हो। इसका मतलब ये नहीं चाहिए, इस बार बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एक बार भी नहीं चाहिए। तो आप समझिए कि भाई इस एबव वाले फॉर्मूले में जो हमें चेंज करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, कि जो हमारे पास कॉमन वाला एरिया था ना उसे कंप्लीटली वाइप आउट करना पड़ेगा। तो मैं ट्वाइस ऑफ P A इंटरसेक्शन B कर देता हूँ, है ना। तो जैसे ही उन्होंने लैंग्वेज में चेंज किया मैंने अपना फॉर्मूला चेंज कर लिया। तो हमें ये सीखना पड़ेगा क्योंकि हम सारे फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो एक और बार बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, जैसे जो ऊपर वाला फॉर्मूला था ये वाला, उसमें था P ऑफ A एंड B, दैट मींस अकरेंस ऑफ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बल्कि, occurrence of at least one of the event। तो
एटलीस्ट की जो कंडीशन है ना वो तब खत्म होती है जब एटमोस्ट तक भी चला जाता है। मतलब हम लोग यूँ समझो कि जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ तक जब तक वो खत्म ना हो जाए पॉसिबिलिटी, तो एटलीस्ट 1 से शुरू करेगा ये। इसका मतलब ए अकर हो सकता है, बी अकर हो सकता है, दोनों भी अकर हो सकते हैं। लेकिन जब वो कह रहा है कि अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए और बी, इसका मतलब मेरे पास 2 ही इवेंट बची हुई हैं। या तो अकेले ए होना चाहिए अकर या बी होना चाहिए। कौन सी पॉसिबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी हमें जब दोनों हो सकते हो, जो इसमें थी क्योंकि इन्होंने एटलीस्ट कहा था। मान लो मैं आपसे कहूँ मेरी जेब में ना एटलीस्ट 100 रुपीज है, तो अपर बाउंड खत्म हो गई, 100 तो है ही है। यस सर। अब वो 150 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ऐसे यहाँ एटलीस्ट 1 कह रहे हैं तो फिर अपर बाउंड खत्म हो गई, इसका मतलब दोनों भी अपर हो सकते हैं। वो तो ये केस था, तो उसमें मैंने फिर इस वाई को इन्वॉल्व रखा, जो ये कॉमन पार्ट था वो यहाँ इन्वॉल्व रहा। लेकिन जब उन्होंने मना ही कर दिया, नहीं भाई अक्रेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए और बी चाहिए मेरे को, इसका मतलब या तो एक्स मेरे लिए फेवरेबल है या फिर जेड फेवरेबल है। अब ये भाई मुझे नहीं चाहिए, तो ये ए में से भी हटाना पड़ेगा और बी में से भी हटाना पड़ेगा, जबकि 2 बार ही यस ऐड हो गया था, तो मुझे 2 बार ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। ओके सर। तो अब जैसे मान लो कई बार सेट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और बड़े अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करते हैं, तो एक एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने वेज में अपीयर हो सकता है, कितने वेज में जा सकता है। एक एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी में 7 वेज में जा सकता है बेटा। जैसे मान लो भाई आप खुद देखो, आप अपने आप रीजन देख लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें ना 8 रीजन्स हैं, जैसे दिस 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 3 4 5 6 7 और एक ये वाला रीजन जो बाहर है। और खुद देखो वो ए यूनियन बी यूनियन सी में लिखा जाएगा यदि वो इन 7 में से कहीं भी होगा। जहां मैंने 7 डॉट लगाए हैं, यदि मैं उन्हें कहीं भी लिख दूंगा उस एलिमेंट को, तो समझो वो दैट विल बी द पार्ट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी नाउ। एग्रीड और नॉट? एग्रीड। मतलब इसका साफ है कि ए यूनियन बी यूनियन सी में वो सिर्फ तभी नहीं होगा जब वो इन तीनों में से किसी में भी ना हो। तो इसीलिए जब हम लोग 3 सेट्स की बात करेंगे कि भाई पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो कोई मुझसे कहे कि मुझे जरा वर्डिंग्स में पढ़ के सुनाओ इसको, मतलब ये कहना क्या चाहता है, तो मैं कहूँगा अक्रेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट। अब इसका मतलब मेरी 7 पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाती हैं। 7 पॉसिबिलिटीज मैं आपको गिन के बताता हूँ। अक्रेंस ऑफ ए, अक्रेंस ऑफ बी, अक्रेंस ऑफ सी, इंडिविजुअल 3 पॉसिबिलिटी हो गई। फिर अक्रेंस ऑफ एनी वन पेयर, जैसे ए बी, बी सी और सी ए, 6 पॉसिबिलिटीज होंगी बेटा। या अक्रेंस ऑफ यस। ऑल 3, तो वो सब। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो काउंटिंग करनी है वो टोटल काउंटिंग करनी है, जो इस फिगर में सारे 7 के 7 केसेस की। तो होता क्या है, जब मैं इसमें से पी ए लिखता हूँ, पी बी लिखता हूँ, फिर पी सी लिखता हूँ, लेकिन हुआ क्या कि जब मैं पी ए लिख रहा हूँ तो देखो ये जो रीजन है ये वाला डॉट ये भी आ गया, जब बी लिखूंगा तो ये आ गया, सी लिखूंगा तो फिर ये और ये चारों आ गए, ये आ गए, सब आ गए। तो ये तो चलो एक एक बार ऐड हुआ, लेकिन जैसे मान लो मैं इसको इस टाइम एक तरह से अपने आप में हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये वाला जो है, दूसरे हाईलाइट कर लेते हैं ये वाला। तो इस रीजन की यदि मैं बात करूं तो ये ए और बी दोनों में इंक्लूड हो गया था, ए में भी काउंट हो गया, बी में भी काउंट हो गया। ऐसे ही यदि मैं इसकी बात करूं तो ये बी और सी में दोनों में काउंट हो गया, डबल डबल आ गया। फिर हम ए और सी की बात करें तो भाई ये वाला रीजन भी दोनों में काउंट हो गया, तो ये टू टाइम्स आ गया। तो इसका मतलब साफ है कि मैं इसे 1 टाइम तो सब्ट्रैक्ट करूँ ही करूँ। तो जिसमें कि ए इंटरसेक्शन बी हो गया, फिर माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी हो गया, फिर उसके बाद में माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी हो गया। लेकिन एक और मुश्किल खड़ी हो गई यहाँ पर, ये जो पॉइंट है सबसे बीच, ये जो तीनों में जो कॉमन है, ये 3 ही बार ऐड हुआ था। जब मैंने ए को ऐड किया, बी को ऐड किया, ये वाला और ये वाला, तो तीनों में तो ऐड हो गया था।
लेकिन अब जब मैंने 3 पेयर सब्ट्रैक्ट किए, जैसे ए बी सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ बेटा, क्योंकि ए बी का पार्ट। फिर बी सी सब्ट्रैक्ट किया तो ये फिर से सब्ट्रैक्ट हो गया, और जब मैंने सी ए सब्ट्रैक्ट किया तो ये फिर से सब्ट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब ये जो इनरमोस्ट पार्ट है, जो तीनों का कॉमन पार्ट है, वो 3 ही बार तो ऐड हुआ था इनके थ्रू, ए बी सी के इंडिविजुअल एडिशन के थ्रू, और इन तीनों पेयर के सब्ट्रैक्शन से 3 ही बार सब्ट्रैक्शन हो गया उसका। इसका मतलब वो तो अभी कैलकुलेशन में है ही नहीं। जबकि हम बात कर Yes. रहे थे कि भाई, जबकि हम बात कर रहे थे कि एटलीस्ट अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द इवेंट, तो वो तो तीनों भी होने चाहिए थे। तो इसका मतलब हम लोग उसको फाइनली ऐड भी कर देते हैं। तो इस तरह से आप चाहे कितना ही बड़ा फॉर्मूला क्यों ना हो, या कितनी भी अलग कंडीशन का क्यों ना हो, वेन डायग्राम से बड़े आसानी से बना सकते हैं, एक्यूरेटली बना सकते हैं, है ना। अब मान लो वो यहाँ पर मुझसे कहते कि ये तो हो गया जी कॉमन या जो जनरल फॉर्मूला है। अब मैं आपसे कहता नहीं, मुझे तो जैसे मैंने अभी ऊपर बनाया था, occurrence of exactly one of the event। तो अब मैं कैसे करूं भाई? एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट का मतलब है मुझे सिर्फ अब की बार जिन पे मैं टिक लगा रहा हूं, मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, वही ले आते हैं। तो मुझे ये तो बात तय हो गई कि पी ए को और पी बी को और पी सी को ऐड करना चाहिए। लेकिन अब मैं ये देखूंगा कि एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा है। जैसे ही मैंने ए ऐड किया तो ये इनर मोस्ट वाला भी ऐड हो गया, ये ए और बी के साथ कॉमन था ये भी ऐड हो गया, ए और सी के साथ कॉमन वाला ऐड हो गया। जब मैं बी को ऐड कर रहा था तो ये फिर से ऐड हुआ। इसका मतलब जो ये 2 पार्ट्स में आ रहा है, जैसे ये जो जहां पर मेरी स्टैंड डॉट है, ये 2 बार ऐड हुआ, ये 2 बार ऐड हुआ, ये भी 2 बार ऐड हुआ, लेकिन ये 3 बार ऐड हुआ। आप समझ पा रहे हैं? Yes, sir. तो इसका मतलब बेटा ये जो ए और बी के साथ जो कॉमन है, ओनली ए और बी के साथ, वो 2 बार ऐड हो गया था। तो मेरा अब क्या बनता है, अभी मैं यहाँ पर 2 बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, 2 ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। फिर इसी तरह से बी और सी को भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फिर इसी तरह से मैं सी और ए को भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेकिन अभी मेरे पास बैलेंस बनाने के लिए है ए बी सी। अब आप ये सोचो बेटा, ये बेचारा 3 बार तो ऐड हुआ था बस, ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ, लेकिन सब्ट्रैक्ट कितने बार हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया 6 टाइम्स। लिसन मी केयरफुली। Yes. ये जो इनरमोस्ट डॉट है, ये ए बी सी के साथ 3 बार ऐड हुआ था बस, लेकिन हो गया सब्ट्रैक्ट 6 टाइम्स। क्योंकि जब आपने ए बी को सब्ट्रैक्ट किया था तो 2 की मल्टीप्लाई के साथ किया है, तो दिस रीजन इज सब्ट्रैक्टेड बाय ट्वाइस, अगेन ट्वाइस थ्रू सी, अगेन ट्वाइस थ्रू ए, तो 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो गया, तो -3 हो गया। इसका मतलब टू मेक अ बैलेंस, आई मीन टू मेक इट 0, मुझे 3 ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वापस लाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये फॉर्मूला बैलेंस होगा। नाउ अब इस कैलकुलेशन में हो, सॉरी, ये ट्वाइस ऑफ, कोई मिस्टेक हमारी दिख गई, ये ट्वाइस ऑफ सब्ट्रैक्ट हुए थे बेटा सारे के सारे, ठीक है। और थ्राइस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मेरे को ऐड करना पड़ा। तो बिल्कुल सिंपल, मेरे को एकदम क्लियरिटी हो गया कि ये जो टिक वाले हैं ना, सिर्फ अब ये रह गए इस एडिशन में। मतलब अब इनका जो एल्जेब्रिक सम आएगा वो बेसिकली 3 पॉइंट्स को लेकर आएगा, जो टिक के साथ दिखाएगा। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई मुश्किल है तो मुझसे आप पूछेंगे बेटा, पढ़ लो एक बार अच्छे से। कोई मुश्किल है तो मुझसे पूछो। वेन डायग्राम को अच्छे से देखिए। तो ये दोनों केस थे एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट और एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट के।
समझ में आ रही है बेटा बात? यदि Yes, क्लियर है sir. तो हम आगे बढ़ें, ठीक है? Yes, sir. ओके बेटा। अब यदि मान लो मैं यहाँ पर आपसे फिर से कहूँ कि नहीं, मुझे इस टाइम एटलीस्ट 2 ऑफ द इवेंट्स चाहिए, ए, बी और सी। फिर से मैं यहाँ बना लेता हूँ एक बार। ये 7 पॉइंट्स नहीं हमारे पास। अब आप कह रहे हो एटलीस्ट 2 ऑफ द इवेंट्स, इसका मतलब अब की बार ये तो हमें चाहिए ही नहीं, जो सिंगल सिंगल वाला है ये हमें चाहिए। हम स्टार्टिंग ही कहाँ से करेंगे? ये वाला करेंगे, ये वाला हम स्टार्टिंग ही यहाँ से करेंगे। हमें सिर्फ ये 4 डॉट चाहिए, क्योंकि यही फेवरेबल है जो मैंने डार्क किया है, ये फेवरेबल है। वो कहता है एटलीस्ट 2 ऑफ द इवेंट्स चाहिए, इसका मतलब एटलीस्ट के साथ तो एटमोस्ट भी आ जाता है, तो ये भी मेरे को चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो काम शुरू करते हैं। इसका मतलब इस बार मैं एडिशन शुरू कहाँ से करूँगा? ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस बी सी इंटरसेक्शन ए, ऐसे करके हम शुरू करेंगे। तो अब जब मैंने तीनों रीजन ऐड कर लिए, जब मैंने तीनों रीजन ऐड किए, तो ये जो डॉट है बेटा फोर्थ इनर मोस्ट वाला, तीनों के साथ जो कॉमन है, तो ये 3 ही बार ऐड हो गया हो। आप समझ रहे हैं इस बार? Yes, sir. और 3 बार ऐड हो गया, लेकिन मुझे तो एक बार चाहिए भाई। तो सीधी बात है कि मैं इसमें 2 टाइम्स इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब ये 4 डॉट्स को अपने इनहेरिट किए हुए हैं, ए और बी का इंडिविजुअल, ए सी का इंडिविजुअल, बी सी का इंडिविजुअल और एक फोर्थ ये वाला हो गया। अब इसका मतलब यदि मैं आपसे लास्ट वाला पूछूंगा तो आप बिना देर के मुझे बता दोगे एग्जैक्टली 2 ऑफ द इवेंट्स। ए, बी और सी। अब की बार कितने डॉट चाहिए बेटा? हमें 3 डॉट चाहिए। -3 कर देंगे लास्ट में. तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और प्लस सी इंटरसेक्शन ए माइनस थ्राइस ऑफ नोट। हम लोग इजीली इसको फ्रेम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मान लीजिए मैं इसको x मान लूँ, 1 मिनट, इसको y, इसको z, इसको u, इसको v, इसको w, इसको t मान लेता हूँ। अब मैं कुछ और पूछना चाहूंगा आपसे। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c डैश, ये इस फिगर में कैसे बनेगा? क्योंकि ना एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं, एक सेट थ्योरेटिक का क्वेश्चन जरूर आता है, आप पेपर उठा के देखना। एक सेट थ्योरेटिक का क्वेश्चन ही काफी लोग देने लगे हैं। तो जैसे इस फिगर का यदि मुझे बनाना है और आपके सामने वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मतलब ये इतनी कमाल की चीज बनाई है वेन साहब ने, बस बहुत ही कमाल की। इसने तो सेट्स की दुनिया ही बदल दी। जो आगे हायर एजुकेशन में फजी सेट्स वगैरह आते हैं, वो सब वेन से बनते हैं आगे चल। वेन ने बड़ी कमाल की खोज की थी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। अब ये क्या मैसेज देता है? पहली बात तो सी डैश, मतलब इस सर्किल को छोड़ के बात करते हैं सारी की सारी। फिर बात करते हैं और क्या चीज है। यदि हम देखें बहुत ध्यान से तो इस सर्किल में कुछ नहीं लेना मेरे को, सी डैश पहुंच जाओ सारा कुछ। फिर वो ऐसा ढूंढो जो ए के साथ भी कॉमन हो और बी के साथ भी कॉमन हो। और सी डैश में मेरे को ना इस सर्किल को तो तुम गायब ही कर दो एक सेकेंड। सी डैश में कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं मेरे को? एक्स, यू, वाई और ये सारा डब्बा दिख रहा है। लेकिन मुझे इसमें से वो पार्ट चाहिए जो ए एंड बी दोनों के साइमल्टेनियस कॉमन हो। तो आई थिंक यू आर जीरोड एट यू, एम आई राइट? Yes. हाँ, the region which consists U is the region for which we are looking. So, I mean, अब मैं U को कैसे फिर पिन करूं? U को पिन करने का मेरे पास बिल्कुल एकदम सीधा सीधा तरीका है कि मैं A इंटरसेक्शन B में से मैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को सब्ट्रैक्ट कर दूं। भाई जब मैं A इंटरसेक्शन B की बात करूंगा तो वो मुझे दोनों को ऐड करके दे देगा, U और T को। लेकिन मेरे को तो U चाहिए बस। Yes, sir. U चाहिए तो हटा दूंगा। और T कौन है? T है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C।
तो मतलब जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि अब यदि कहीं पे आपको फॉर्मूला बनाने की बात आई, चाहे वो आपको शब्दों में कितना ही भी उलझाने, आप नहीं उलझोगे, आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो कुछ भी बदल के आपसे पूछ ले, बट यू शुड आंसर। बताओ। यस एक क्लियर है। हाँ। अच्छा बेटा, अगर जो मैं आपसे कहूँ ये ए डैश बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, थोड़ा इस पर बताओगे आप हमें कैसे करोगे? ये कौन सा रीजन है? से पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। नहीं, रीजन कौन सा है, मतलब आप किस पर जीरो होना इस टाइम? सर जो ए का जो इंडिविजुअल कॉर्नर पार्ट है। मोस्ट है। बहुत यस सर, बढ़िया, एक्स। जो किसी जिसे से आप भी जुड़ा हुआ एक्स नहीं है। के नाम से, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। क्योंकि आप बात कर रहे थे सी डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन की, तो बी डैश का मतलब है बी के सर्किल को छोड़ के बाकी सब कुछ, सी के सर्किल को छोड़ बाकी सब कुछ, लेकिन इंटरसेक्शन ए के साथ दे रहा है, तो एक्स। अगर मैं यदि वेन डायग्राम के थ्रू लिखूं तो ये एक्स है। अब एक्स को हम लोग क्या करें, यदि मैं पी ए लिखता हूँ तो पी ए तो लिखना ही पड़ेगा भाई। अब पी ए लिख दिया तो इसमें तो चारों चीजें हो गई, एक्स भी, यू भी, वी भी और टी भी हो गया। तो यू और टी हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वी हटाने के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटा। लेकिन बात ये हो गई कि यार ये जो यू तो हट गया, ये भी हट गया, टी दो बार हट गया अननेसेसरी। था तो एक बार, मतलब ए में ओनली वन टाइम था, लेकिन सब्ट्रैक्ट टू टाइम हो गया। तो अब क्या करूं? प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस एक बार ही ऐड कर देता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। गुड, इसका मतलब आप सब अब कह रहे हैं इस बारे में। तो सेट थ्योरेटिक अप्रोच में मतलब अभी हमने कुछ नहीं सीखा, हमने सिर्फ फॉर्मूले बनाने सीखे। भाई यदि कहीं हमको पूछ लिया जाए तो कम से कम फॉर्मूला तो बन जाए। पता है वो लोग क्या करते हैं? जैसे आपको पूछेंगे गेट द वैल्यू ऑफ दिस वन, वो फिर आपको इनको इशारा इशारा दे देंगे कि ये इतना है, इतना है, इतना है, इतना है। आपको उस फैब्रिकेट करना है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फैब्रिकेट करके वैल्यू रखिए। बहुत मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो वेन डायग्राम की इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे। और कोई भी फॉर्मूला आपको मिल जाए, आपको बहुत ध्यान से, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, इसमें टाइम देना थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने में। जहां भी मिले आपको वेन डायग्राम जरूर बनाना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। वेन डायग्राम से आप एक्यूरेट जाओगे। भाई आप 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लोगे, बस 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लोगे, लेकिन जाओगे एक्यूरेट। ये मेरी एडवाइस है, ठीक है। यस सर। ओके बेटा, तो सेट थ्योरेटिक अप्रोच हमने क्लियर की और क्लासिकल डेफिनेशन भी हमने क्लियर की प्रोबेबिलिटी की। हम लोग एक तो सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बेटा हम बात करें कि भाई, हाँ एक चीज़ और बतानी थी। जैसे हम लोग कार्ड्स के बारे में एक मिनट डिस्कस कर लें। कई बार थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है। कार्ड्स में बेटा कितने सूट होते हैं हमारे पास? 4 सूट होते हैं। यस और टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। 13 हमारे पास कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 स्वीट्स होते हैं। एक ये हर्ट होता है, ये डायमंड ले लीजिए आप, एक क्लब हो गया और एक स्पेड हो गया। ये दोनों ब्लैक कलर होते हैं और ये दोनों रेड कलर होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होती है? एक एस होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर जैक होता है, फिर क्वीन होती है और फिर किंग होता है। इन पर फेस बने होते हैं, तो इनको फेस कार्ड, बहुत सारे अलग अलग ऑथर हर बार कुछ ना कुछ नया नाम दे देते हैं। फेस कार्ड है, कलर्ड कार्ड है, ऑनर कार्ड है, मतलब बहुत सारे, लेकिन कॉमन नेम है फेस कार्ड, ये जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एस पर कुछ नहीं बना होता है, ना वन बना होता है, ना फेस बना होता है, और ये सब नंबर्ड कार्ड है।
2 से लेके 10। हर एक स्विच की यही स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब जैसे कोई कहे मुझसे 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो ये एक स्विच का स्ट्रक्चर है। तो चारों स्विच में अलग अलग 4-4 कार्ड इस तरह के हो जाते हैं। जैसे जैक भी कितने होते होंगे टोटल, 4 होते हैं। क्वीन भी कितनी, 4 होती है, 4 स्विच होते हैं। किंग कितने होते हैं, किंग भी 4 हो जाते हैं। तो 2 कलर जिसमें कि रेड कलर के 26 कार्ड और ब्लैक कलर के 26 कार्ड। फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं। ऑनर कार्ड, फेस कार्ड या फिर कलर कार्ड के नाम से लोग उनको जानते हैं। एस अलग स्ट्रक्चर होती है, बाकी ये सब नंबर्ड कार्ड होते हैं। तो 4 इंटू 4 का मतलब हो गया 16। यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 52 में से, तो 36 मेरे पास नंबर्ड कार्ड होते हैं। 36 मतलब 9 इंटू 4, 36 नंबर्ड कार्ड होते हैं। डन बेटा, समझ यस में आती है ये बात? तो कार्ड्स का स्ट्रक्चर क्लियर है। उसके बाद हमें जो, इसीलिए मैं एक ही पेज पर ले रहा हूँ, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 2 डाइस, इसके लिए भी हमें स्ट्रक्चर को क्लियर करना चाहिए। जैसे 1 1, क्योंकि यही थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, यार जगह पर 1 6। फिर इसी तरह से 2 1, और ये खत्म होते होते 2 6 तक चला जाएगा। ये यहाँ तक नीचे आते आते 6 1 पे आ जाएगा, और ये यहाँ पर 6 6 पे आ जाएगा। बेटा इसका ये हिसाब होता है, ये सम 2 होता है, ये सम 3 होता है, ये सम 4 होता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 7 की होती है, 7 की। और ऐसे करके मतलब पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से शुरू होती है और 6 तक जाती है। ये इंक्रीज कर रही है, फिर ये डिक्रीज करती है बाय 1 टाइम। मतलब 1 से लेके 6 तक फ्रीक्वेंसी बढ़ती है सम के अकॉर्डिंग। 2 से आप शुरू करेंगे और फिर 6 से लेके 1 तक की कम होती है ना। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 7 की है। 7 जो आता है वो मैक्सिमम टाइप से आता है, 6 टाइप से आता है। उसके बाद वो कम होने लगता है। 8 होएगा तो उतना जितना कि 6 आएगा। मतलब ये फिर रिजेंबल हो जाते हैं। 2 और 12 लीस्ट फ्रीक्वेंट टर्म है। फिर 3 और 11 हो जाता है। फिर 4 और 10 हो जाता है। 5 एंड 9 हो जाता है ना। इस तरह से 6 और 8 हो जाता है। 7 अपने आप में अलग है। इसमें 6 डबलेट होते हैं। डबलेट किसको कहते हैं? जब दोनों सेम आते हैं, जैसे 3 3 और ये सब डबलेट। तो डबलेट्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। अच्छा, ऑड सम जो आता है वो 18 टाइम आता है इस पूरे 36 आउटकम्स में से, और इवन सम भी 18 टाइम आता है। डबलेट 6 होते हैं, ऑड सम 18 टाइम आता है, इवन सम 18 टाइम आता है ना। ये हमें, और 7 जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट सम है। मोस्ट फ्रीक्वेंट सम, while 2 and 12 be least frequent sum। ठीक है बेटा, तो इस पेज पर मैंने आपको कार्ड्स के बारे में समझाया, और 2 डाइस के भी केसेस क्योंकि आएंगे तो हमने उसके बारे में भी आपको समझाया। क्लियर हो गई ये बात? यस तो ये है बेटा। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। और जैसे मान लो मैं सिंपल से एक क्वेश्चन ले लूँ कि भाई लेट 2 डाइस are rolled, find the possibility, I mean find the probability that a sum greater than 10
appear, एकदम सिंपल सा कुछ आपको हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो सम ग्रेटर देन 10, सम ग्रेटर देन 10 का मतलब है कि हमारे पास दो ही सम रह जाते हैं, तो हम लीस्ट से शुरू कर सकते हैं। ये 1 टाइम होगा और ये 2 टाइम होगा। इसका मतलब हमारे पास कितने सम फेवरेबल है? 3 सम फेवरेबल है बेटा। यदि मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी लाना चाहूँ तो आप कितनी बताओगे मुझे? 3/36 बताओगे ना? तो जस्ट फॉर एप्लीकेशन, मैंने कुछ यहाँ पर नया नहीं बताया आपको, ये सब 9th वाला क्वेश्चन है, 10th वाला। Let 2 dice are rolled, find the probability that a sum greater than 10 appear। तो greater than 10 की कैटेगरी में तो दो ही सम आएंगे ना बेटा, 11 and 12। 2 fair dice हमें जरूर बोलना चाहिए। देखा जाए तो कोई यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर सकता है कि कैसे डाइस थे, आपने लिखा नहीं। तो let 2 fair dice are rolled, find the probability that a sum greater than 10 appear। तो उसकी कैटेगरी में दो ही आते हैं, एक 11 और एक 12। 11 2 टाइप से, 12 1 टाइप से। तो 3 जो पॉसिबिलिटीज हैं आउट ऑफ 36 दे आर फेवरेबल टू अस। तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 3/36। मैं यदि बात करूं कि ऑड्स इन फेवर कितना है भाई, तो ऑड्स इन फेवर होगा 3/33। फिर मैं बात करूं ऑड्स अगेंस्ट कितना है जी, तो ऑड्स अगेंस्ट कितना होगा बता दो जरा, 33/3। जो नॉन फेवरेबल है और फेवरेबल है उसका रेशियो, फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, ऑड्स इन फेवर, और फेवरेबल अपॉन टोटल, ये हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस कितनी हो जाएगी सर्टेनली, 33/36। तो सोचने की बात ही नहीं, हमने इस एग्जांपल के थ्रू एक्चुअली चारों चीजें, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस। समझ में आ रही है बेटा बात? तो चारों चीजें हमने एक ही एग्जांपल में लिखी, सबको क्लियर है बेटा? बोलो। बेटा अब हम लोग ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा, और नेक्स्ट हाफ में भी हम लोग प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अच्छा, कितनी देर का ब्रेक रखे हैं, 15 मिनट या आधा घंटे का, बताइए। बताओ बेटा कितना ब्रेक रखा जाए, 15 मिनट या 30 मिनट्स? क्लास में सभी है ना? यस सर। कितनी देर का ब्रेक, ये बताओ। सॉरी कितनी देर का ब्रेक रखा जाए, 15 मिनट या 30 मिनट्स? सर 15 मिनट का रख लेते हैं। चलो 15 मिनट का ब्रेक रखते हैं, ठीक है बेटा? सर 45 पे कम करते हैं। हाँ 45 पे अभी वाला क्लास? यस सर। तो फिर तो 6 o'clock से। यस सर। अच्छा चलो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या था, मैंने अभी ज्वाइन किया, मतलब रीजॉइन किया था अभी। अच्छा कोई नहीं, ये मैंने अभी लिखा था, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। लेट 2 fair dice are rolled, find the probability that a sum greater than 10 appear। तो 10 से ग्रेटर हमारे पास दो ही सम होंगे, एक 11 ओके सर। और एक 12, है ना? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। यस सर यस। ठीक है बेटा, एक नेक्स्ट सीट पर हम लोग मूव करते हैं। आज तुम कैसे लेट हो गए हो? सर लेट नहीं हुआ, मैं अभी मतलब वॉशरूम गया हुआ था, मैंने अच्छा डिस्कनेक्ट कर लिया था। देखिए, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए हम एक सेट ले लेते हैं, मतलब एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे ये हरियाणा। और अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, लेट 2 letters
are selected randomly, find the probability that they are vowels. Let two letters are selected randomly, find the probability that they are vowels. अब ये देखो बेटा, हमारे पास वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए आई, फिर उसके बाद में हमारे पास आर एच एन टी। ऐसे टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास टोटल लेटर्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या लाना चाहोगे? एन ऑफ एस। एस वही सैंपल स्पेस है, तो एन ऑफ एस कितना आएगा आप बताओगे जरा मुझे? 7 C2, क्योंकि आपने 2 लेटर्स सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद में फिर हम लोग रिक्वायर्ड क्या था, फेवरेबल क्या था, इवेंट क्या थी हमारे पास? इवेंट के लिए हम बात करें तो 2 वॉवल्स आर सिलेक्टेड। तो इसको कैसे लाए हम लोग? एन ऑफ ई कितना होगा? मतलब ये जब देखें 2 वॉवल्स आर सिलेक्टेड, वॉवल्स कितने हैं हमारे पास? 3, तो हम 3 में से 2 सेलेक्ट करेंगे। तो 7C2 21 होता है, 3C2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? NP ओवर NS 3 ओवर 21, दैट मीन्स 1/7। एकदम सिंपल अप्रोच है। यस अब इसी पेज पर हम लोग एक क्वेश्चन और लेना चाहते हैं, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा। Find the probability that one is vowel and one is consonant. Find the probability that one is vowel and one is consonant. तो एन ऑफ एस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन ऑफ एस को अभी भी कितना होगा? 21। लेकिन इस बार एन ऑफ ई कितना हो जाएगा? एन ऑफ ई हो जाएगा 3C1 इंटू 4C1। ये बात सही है कि गलत है? इसमें बस मेरे को ये बता दो। एन ऑफ ई के बारे में जरा मुझे सोच के बताओ। एन ऑफ एस में कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक तो सही है। मतलब जैसे 2 ए कॉमन है हमारे पास, 2 ए और एक आई है, तो हम इन्हें 3 की काउंटिंग मानेंगे या फिर ये कहेंगे यार क्योंकि सिलेक्शन जब एक का हो रहा है तो या तो वो ए का होगा या आई का होगा, तो हम 2C आई करेंगे, 2C1 करेंगे। इसको लेकर आप डिवाइड भी तो 2 से 2 फैक्टोरियल से कर देते हैं। एकदम सही बात। यही बस कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यार वो सोचते हैं 2 ही तो डिस्टिंक्ट है हमारे पास। नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ 7 के थ्रू किया है, ठीक है ना? तो 3 इंटू 4, तो प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4 ओवर 21, तो 4 ओवर 7। समझ में आई बात? यस इस तरह से। तो और अभी हम सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लेंगे। तो ठीक है बेटा, अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, मुझे शायद बुलाया गया है थोड़ा सा, और 6 o'clock हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है? ओके सर, ओके गुड इवनिंग सर। ओके।